आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने एक नए टॉपिक को जिसका नाम है दी म्यूनरो सिस्टम। और इस म्यूनरो सिस्टम को ना हम लोग रौतवाड़ी सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपसे चाहे म्यूनरो सिस्टम पूछे या फिर रौतवाड़ी सिस्टम पूछे, दोनों का मतलब आपको सेम समझना है। ठीक ना, कभी कभी हम लोग इसको म्यूनरो सिस्टम भी कहते हैं, कभी कभी हम लोग इसको रौतवाड़ी सिस्टम भी कहते हैं। म्यूनरो सिस्टम क्यों कहते हैं, म्यूनरो सिस्टम क्यों कहते हैं, ये भी हम लोग जानेंगे। रौतवाड़ी सिस्टम क्यों कहते हैं इसको, ये भी हम लोग इसी क्लास में जानेंगे। तो दोनों नाम से इसको जाना जाता है, लेकिन ये तब आपको जब ज़्यादा समझ में आएगा जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। आपस में सब चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलेंगे। चलिए, तो पिछले वाले क्लासों में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बस छोटा सा हम बता दे रहे हैं। हम लोगों ने मेनली अपना अभी फ़िलहाल दो प्रकार का जो सेटलमेंट था हमारा, वो हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, है ना। सबसे पहला हमारा था परमानेंट सेटलमेंट, उसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे महलवाड़ी सेटलमेंट, है ना। तो परमानेंट सेटलमेंट में क्या हुआ था, परमानेंट सेटलमेंट में टैक्स कलेक्ट करने का जो अधिकार था अंग्रेजों ने ज़मींदार लोगों को दे रखा था, जिसमें कि ज़मींदार लोग पैसा बहुत मार ले रहा था, है ना। अंग्रेज को ये चीज़ ठीक नहीं लग रहा था कि हमारा पैसा कोई और लेके चल जा रहा है। इसके साथ ही साथ ज़मींदार लोग किसी प्रकार का लैंड में इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहा था, है ना, यानी कि वो पैसा कौड़ी ज़रा सा भी खर्च नहीं कर रहा था उसमें। इसके वजह से लाना पड़ा महलवाड़ी सेटलमेंट अंग्रेजों को, है ना। तो महलवाड़ी सेटलमेंट में वो सारे बुराई ख़त्म किए गए जो बुराई हमारा परमानेंट सेटलमेंट में था, है ना। जो भी परमानेंट सेटलमेंट में बुराई था, जो भी उसमें कमी था, उस कमी को पूरा किया गया किसमें, महलवाड़ी सेटलमेंट में। महलवाड़ी सेटलमेंट में क्या हुआ, महलवाड़ी सेटलमेंट में जमींदार वाला सिस्टम ही हटा दिया, है ना। आपने देखा था कि महलवाड़ी सेटलमेंट में ज़मींदार वाला सिस्टम पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। इसमें जो टैक्स कलेक्ट करने का जो अधिकार था वो किसके पास था, कलेक्टर के पास था, है ना। वही कलेक्टर गांव-गांव घूमता था अपने डायरी को लेकर, डायरी में नोट करता था कि फलाना आदमी इतना टैक्स देगा, फलाना आदमी इतना टैक्स देगा, है ना। कौन टैक्स दिएगा, कितना देगा, कम देगा, ज़्यादा देगा, ये सारा कुछ कलेक्टर लिखता था, है ना। और महीने के अंत में या फिर साल के अंत में जैसा भी उनका तरीका होगा, है ना, उसके अंत में वो लोग सारे के सारे लोग पैसे अपने जो गांव के जो हेडमैन हुआ करते थे उनको लाके दे देते थे, और वो हेडमैन कलेक्टर को देते थे जाके देखिए कलेक्टर साहब सारा पैसा आया कि नहीं आया, है ना। और वो कलेक्टर जाके अंग्रेजों को देता था। ठीक है, तो महलवाड़ी सेटलमेंट इसलिए लाया गया क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट में बहुत सारा बुराई था, है ना। तो इसमें हमारा जमींदारी वाला सिस्टम पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया था। और याद कीजिए, महलवाड़ी सेटलमेंट कहाँ पे लाया गया था, उस वाले एरिया में जो कि आज के दौर में कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है ना। चलिए, तो मेनली देखा जाए तो नॉर्थ साइड में हमारा उत्तर प्रदेश बेसिकली आज के दौर में ना पूरी तरीके से ईस्ट में है, ना पूरी तरीके से वेस्ट में है, ना ही पूरी तरीके से नॉर्थ में है ना। तीनों हिस्सा इसका छोटा 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 बटा हुआ है। ठीक है, चलिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा भी है ना। चलिए, जानते हैं आखिर कि म्यूनरो सिस्टम क्यों लाया गया था और रौतवाड़ी सिस्टम क्यों लाया गया था, है ना। देखा जाए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है द म्यूनरो सिस्टम, या फिर आप इसको रौतवाड़ी सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस म्यूनरो एंड कैप्टन अलेक्जेंडर रीड इन द साउथ, यानी कि साउथ में हमारा मेनली मद्रास प्रेसिडेंसी। देखिए, प्रेसिडेंसी का मतलब मालूम है क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा बंगाल प्रेसिडेंसी, जैसे महलवाड़ी सेटलमेंट में आपने पढ़ा था। देखिए यहाँ पे हाँ, यहाँ पे बंगाल प्रेसिडेंसी, है ना। और आज आप पढ़ रहे हैं कौन सा, मद्रास प्रेसिडेंसी। ये प्रेसिडेंसी मेनली अंग्रेज़ों का ऐसा जगह होता था जहाँ से कि वो बैठ के अलग अलग जगहों पर कंट्रोल करता था, है ना, जमाता था अपने कंट्रोल को। बेसिकली आप कह सकते हैं कि प्रेसिडेंसी जो हुआ करता था ना, उनका हेड क्वार्टर होता था, है ना। जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल में बैठकर उसके आसपास जो भी एरिया है उसके ऊपर वो कंट्रोल जमाएगा, जैसे बिहार के ऊपर, उत्तर प्रदेश के ऊपर, बंगाल के ऊपर, ओडिशा के ऊपर, है ना। तो उसका मेनली कह सकते हैं कि हेड क्वार्टर है बेसिकली, है ना। तो ये जो म्यूनरो सिस्टम था या फिर जो रौतवाड़ी सिस्टम था, इसको लाया गया था हमारे इंडिया के साउथ वाले हिस्सों में, यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी में। और ये मद्रास को आज हम लोग किस नाम से जानते हैं मालूम है, चेन्नई के नाम से जानते हैं, है ना। तो याद रखिएगा कि मद्रास का नाम बदल के चेन्नई कर दिया गया था, लेकिन अंग्रेजों के समय में क्या नाम था, मद्रास। ठीक है, और मद्रास यानी कि चेन्नई, और चेन्नई का कैपिटल तमिलनाडु। ठीक है, चलिए, तो रौतवाड़ी सिस्टम बोलिए या फिर म्यूनरो सिस्टम बोलिए, वो लाया गया था इंडिया के साउथ में, और साउथ में भी बेसिकली कहाँ पे, मद्रास
प्रेसिडेंसी में, और ये इस मद्रास को आज हम लोग चेन्नई के नाम से जानते हैं। अब यही इसी लाइन में आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि इसको म्यूनरो सिस्टम क्यों कहते हैं। क्योंकि एक आदमी था अंग्रेज का, मतलब कि अंग्रेज का वो ना गवर्नर था। देखिए एक मिनट, ये क्या था, गवर्नर था। जैसे यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप उस बुक में पेज नंबर 29 में देख सकते हैं, एक फिगर बना हुआ है, फिगर नंबर 4, जिसमें कि थॉमस म्यूनरो है, और ये कौन थे, गवर्नर थे, कहाँ के, मद्रास, है ना। और गवर्नर जो है ना, अंग्रेज के टाइम पे, अंग्रेज के समय पे गवर्नर एक बहुत बड़ा पद होता था, है ना। और ये गवर्नर कब से कब तक रहे थे, 1819 से लेकर 26 तक, ठीक है। चलो, तो यहाँ से आपको मालूम चल गया कि इसका म्यूनरो सिस्टम नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि थॉमस म्यूनरो ने इसको लॉन्च किया था, है ना। अब इस सिस्टम में था क्या, इसके बारे में जानते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखिए क्या लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक और आदमी था, उस आदमी का नाम था कैप्टन अलेक्जेंडर रेड, इसका ये पूरा नाम था। लेकिन हाँ, इसके नाम पे ये सिस्टम नहीं रखाया गया, केवल और केवल थॉमस म्यूनरो के नाम पे ये नाम इसका रखाया गया, म्यूनरो सिस्टम, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। दिस सिस्टम वॉज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड ऑल ओवर साउथ इंडिया। जैसे जैसे समय बदला, समय बीतते 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 एक समय ऐसा आया जब ये वाला सिस्टम यानी कि म्यूनरो सिस्टम यानी कि रतवाड़ी सिस्टम पूरी तरीके से साउथ इंडिया में फैल गया, है ना। मद्रास में भी, नीचे हमारा फिर केरल है ना, फिर से कर्नाटक है, और भी अलग अलग जगह है, हमारा आंध्र प्रदेश है। इन सभी जगहों पर हमारा यानी कि साउथ इंडिया में जो भी आपको स्टेट देखने को मिलते हैं उसमें धीरे धीरे ये सिस्टम फैल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ, लेटर इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दी बॉम्बे प्रेसिडेंसी। उसके बाद ये जो है ना बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी लॉन्च किया गया, और बॉम्बे को आज हम लोग किस नाम से जानते हैं, मुंबई के नाम से जानते हैं, ठीक है। पहले हम लोग बॉम्बे कहते थे, लेकिन आज हम लोग मुंबई कहते हैं। देखो एक चीज़ है ना कि जब अंग्रेज यहाँ पे रूल करते थे ना, उस समय पे बहुत सारे जगह का ना अलग अलग नाम था, लेकिन जैसे वो लोग गए, हमारा समय बदला, हम लोगों ने उसके नाम में बदलाव कर दिया, ठीक है। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी को हम लोग आज नाम जानते हैं मुंबई के नाम से, है ना। चलो, तो धीरे धीरे मुंबई तक ये पहुंच गया, यानी कि बॉम्बे तक पहुंच गया ये सिस्टम। अब इस सिस्टम में था क्या, इसके बारे में जानते हैं, है ना। इन दिस सिस्टम देयर वाज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द राइट कौन, यानी कि पीजेंट यानी कि कल्टीवेटर, किसान। अब इस सिस्टम में होता क्या था, देखिए पहले आप याद कीजिए, परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट में ज़मींदार लोग यानी कि राजा लोग और तालुकदार लोग किसानों के पास जाते थे, उनसे टैक्स वसूलते थे, डायरेक्टली अंग्रेज नहीं जाता था, है ना। उसी प्रकार से फिर आप इसमें भी देख लीजिए, महलबारी सेटलमेंट में भी कलेक्टर जाता था, अंग्रेज नहीं जाता था, यानी कि उसका जो मेन ऑफिसर रहता था वो कलेक्ट करने टैक्स नहीं जाता था। लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम था जहाँ पे कि अंग्रेज खुद आते थे किसानों के पास टैक्स कलेक्ट करने के लिए। सोचो, समझ गए बात को। क्योंकि यहाँ तक पूरी तरीके से अंग्रेज सोच एकदम समझ लिया था कि बीच में यदि किसी को भी रखते हैं ना तो पैसा मार लेता है, चाहे ज़मींदार हो चाहे कलेक्टर हो। देखो कलेक्टर ना बहुत पढ़ा लिखा इंसान होता था, अधिकतर कलेक्टर जो है अंग्रेज का ही आदमी होता था। लेकिन देखो आदमी है ना, आदमी के अंदर लालच आ ही जाता है, चाहे वो कितना भी किसी का खास आदमी क्यों ना हो, लालच तो आ ही जाता है। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज को लग रहा था कि ये सिस्टम भी थोड़ा बहुत जो है ना फीका पड़ रहा है, तो इन्होंने लाया क्या, कौन सा सिस्टम, म्यूनरो सिस्टम या फिर रतवाड़ी सिस्टम, है ना। तो अब इस सिस्टम में क्या था, इस सिस्टम में अंग्रेज के ऑफिसर डायरेक्टली किसानों से मिलेंगे और उनसे डायरेक्टली पैसा लेगा, है ना। अब जब वो डायरेक्टली पैसा लेगा तो उसका पैसा कोई भी मार नहीं पाएगा, है ना। अच्छा, अब आपको यहाँ से ये भी मालूम चल गया होगा कि इसको रतवाड़ी सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे RYOT लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है पीजेंट यानी कि कल्टीवेटर, यानी कि वो इंसान जो कि खेती करता है ना। तो अब जो इंसान खेती करता है उसी से डायरेक्टली अंग्रेज मिल के पैसे ले रहे हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया रतवाड़ी सिस्टम। और RYOT इसका मतलब क्या समझना है, पीजेंट, ठीक है। इसी के नाम के ऊपर रखाया गया था ये सिस्टम, यानी कि रतवाड़ी सिस्टम। तो अब आपको दोनों समझ में आ गया होगा कि इसका नाम म्यूनरो सिस्टम क्यों है और रतवाड़ी सिस्टम क्यों है। म्यूनरो सिस्टम इसलिए इसका नाम है क्योंकि गवर्नर था हमारा एक थॉमस म्यूनरो, उन्होंने ही लॉन्च किया था इस सिस्टम को, इसलिए उनका नाम रखा गया ये वाला सिस्टम उनके नाम पर। रतवाड़ी सिस्टम क्यों नाम रखाया गया, इसलिए नाम रखाया गया क्योंकि डायरेक्टली किसानों से मिलके अंग्रेज लोग टैक्स लेते थे, यानी कि राइट से, और ये राइट कौन थे, पीजेंट यानी कि कल्टीवेटर थे, इसीलिए इसका नाम रखा गया रतवाड़ी सिस्टम। आगे बढ़ते हैं फिर, और कुछ खास बात था इस सिस्टम में, क्या खास बात था देखिए।
एवरी लैंड होल्डर was recognized as its owner and he could sell or transfer his land। इस नियम के तहत, इस सिस्टम के तहत जो उस जमींदार का लैंड होल्डर है, यानी कि जो मालिक है, वही उस जमीन का मालिक होगा, कोई छीन नहीं पाएगा। जैसे मालवाड़ी में और परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता था, जो टैक्स नहीं दे पाता था उसका ज़मीन छीन लिया जाता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना। थोड़ा बहुत यहाँ पे लोगों को राहत दिया गया था, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप टैक्स नहीं दे पा रहे हैं तो हो सकता है कि आप बाद में दे दीजिएगा, है ना, लेकिन आपका ज़मीन हम हड़पेंगे नहीं, है ना। देखो ज़मीन हड़पता कौन था, ज़मींदार लोग, है ना, क्योंकि उनको पैसा ज़्यादा चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जब ऑफिसर डायरेक्टली इनसे मिल रहे हैं तो क्या ऑफिसर छीनने उड़ने वाला काम करेंगे क्या? नहीं। देखो अंग्रेज ना बड़ा प्रतिष्ठित आदमी था, छोटा मोटा काम छीना छोड़ी वाला काम उसको पसंद नहीं आता है ना, तो वो बड़ा एकदम मछली पे हाथ मारता है, छोटे मोटे पे हाथ नहीं मारता है वो। तो इस वाले सिस्टम में जो ज़मींदार है, यानी कि जो ज़मीन का मालिक है, वही उसका मालिक रहेगा, कोई उसे ज़मीन छीन नहीं पाएगा। इस नियम में ये भी लिखा हुआ था। इसके साथ ही साथ वो इंसान ज़मीन को बेच भी सकता है, जिसका ज़मीन है वो बेच भी सकता है या फिर किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है, यानी कि गिफ्ट के रूप में दे देगा, है ना। किसी को दे दिया गिफ्ट के रूप में, चलो भाई तो मेरा अच्छा काम किया, इस रूप में गिफ्ट के रूप में भी दे सकता है, यानी कि ट्रांसफ़र भी कर सकता है। ये नियम में लिखा हुआ था। आगे बढ़ते हैं फिर, और क्या लिखा हुआ है, और है यहाँ पे peasants was assured of ownership of the land as long as he paid the land revenue। लेकिन सुनना मेरे बात को ध्यान से, यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि जो ज़मीन का मालिक है वो ही रहेगा, है ना। आप पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, टैक्स को पे नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कर दीजिएगा। लेकिन देखो किसी का भी सहने का क्षमता होता है ना, एक सीमा होता है। अब आप बार बार नहीं दे रहे हैं, बार बार टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो क्या अब आपका ज़मीन नहीं छीनेगा, है ना। अब देखो एक दो बार माफ़ किया जा सकता है कि ठीक है अगला बार दे देना, अगला बार दे देना, लेकिन बार बार तो माफ़ नहीं करेगा, है ना। तो यदि बार बार आप नहीं दे रहे हैं, बार बार वही हरकत अपना रहे हैं, तो आपका ज़मीन छीना भी जा सकता है ना। लेकिन एक दो बार यदि आप कह दिए कि अंग्रेज साहब अभी नहीं है, अगले बार आएगा पैसा तो अगले बार दे देंगे, तो वो लोग छोड़ भी देते थे, इतना कोई ज़रूरी भी नहीं था, है ना। लेकिन बाद में वसूल लेता था पूरा, है ना। यदि आपने कहा कि बाद में देंगे तो बाद में लेता था, लेकिन 1 रुपये वो छोड़ता नहीं था, क्योंकि अंग्रेज लोग ना हर चीज़ कॉपी में लिखने पे विश्वास रखते थे, है ना। हर चीज़ जहाँ पे भी कोई इवेंट हुआ कॉपी पे लिखते थे, एकदम चैप्टर 1 में यही चीज़ बताया गया है, हमने आपको पढ़ाया है चैप्टर 1, है ना। चैप्टर 1 में यही चीज़ था कि वो लोग लिखने में विश्वास ज़्यादा करते थे, जो पैसा जितना दिया लिख लेता था, जो नहीं दिया उसका भी लिखता था, है ना, ताकि बाद में वसूल सके। लेकिन जब बार बार भाई नहीं दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपके ज़मीन को हड़पेगा ही, है ना, वही था। तो वही लिखा हुआ है कि पीजेंट्स वेर एश्योर्ड ऑफ ऑनरशिप ऑफ द लैंड एज लॉन्ग एज ही पेड द लैंड रेवेन्यू। आप ज़मीन के मालिक तभी तक हैं जब तक कि आप पेमेंट कर रहे हैं, यदि पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपका ज़मीन हड़पा जा सकता है ना। ये भी नियम था उसमें। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इफ़ द रेवेन्यू वाज नॉट पेड द लैंड होल्डर वाज एविक्टेड। यदि आप रेंट नहीं देते हैं, है ना, बार बार आपके ऊपर शिकायत आ रहा है कि आप बार बार नहीं दे रहे हैं, बार बार बहाना कर रहे हैं अगले बार अगले बार अगले बार, तो फिर आपका ज़मीन भी अपने हाथ से जा सकता है ना। ये भी नियम इसमें था। देखो अंग्रेज लोग ना जितना हम लोग सोचते हैं ना कि उतना बुरा था, उतना बुरा नहीं था। देखो हर इंसान के अंदर में दिल होता है, हर इंसान के अंदर ना ह्यूमैनिटी होता है ना। वो अलग बात है कि बाद में वो थोड़ा सा क्रुएलिटी का रूप ले लेता है, अलग बात है वो। लेकिन अंग्रेज भी चाह रहा था, सोच रहा था कि भाई जब यहाँ के किसान इतने बेबस हैं तो क्या इनके ऊपर यदि किसी घर में प्रॉब्लम है तो क्या उसी समय टैक्स लेना ज़रूरी है। ऐसा नहीं था अंग्रेज लोग, है ना। कहीं कहीं पे कभी कभी ना वो लोग टैक्स माफ़ भी कर देते थे, समझ गए। कोई इंसान ऐसा है जो कि उसके पैरों में गिर के गिड़गिड़ा रहा है कि अंग्रेज साहब छोड़ दीजिए, हमारे बाल बच्चे का क्या होगा, है ना। तो बहुत जगह पे वो छोड़ भी देते थे, लेकिन हाँ हर जगह पे नहीं छोड़ते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि यदि बार बार हम सिंपैथी दिखाएंगे तो ये लोग मेरी सिंपैथी का फ़ायदा उठा लेगा, है ना। लेकिन कभी कभी वो लोग छोड़ भी देते थे, कभी कभी बोल भी देता था ठीक है अगले बार जाके देना हमको, लेकिन नहीं दिया तब छोड़ता भी नहीं था, ज़मीन भी हड़प लेता था, मौका देता था। अंग्रेज मौका देने में कसर नहीं छोड़ता था, मौका देता था, लेकिन उस मौके के अंदर यदि आपने पे नहीं किया तब तो फिर आपका ज़मीन भी गया, है ना। चलिए, तो इसमें आपने क्या समझा, मेनली म्यूनरो सिस्टम और जो आपका यहाँ पे है रतवाड़ी सिस्टम, इसमें आपने क्या समझा। इसमें आपने ये समझा कि ये एक ऐसा सिस्टम था जहाँ पे कि अंग्रेज लोग खुद किसानों से मिलते थे और टैक्स लेते थे, है ना। इसमें तो करप्शन का गुंजाइश ही नहीं था, मतलब कि कोई 1 रुपया हाथ मार ले, इसमें कोई गुंजाइश था ही नहीं,
तो देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी सेटलमेंट और म्यूनरो सिस्टम यानी कि रतवाड़ी सिस्टम, ये तीनों सिस्टम आपसे पूछेगा ही पूछेगा। इन तीनों में से कोई एक जरूर पूछ लेता है, इसलिए आप तीनों को हमेशा याद रखें। देखिए इन तीनों के बारे में यदि आपको उतना कुछ याद भी ना भी रहे ना, तो जो इसका बेसिक बेसिक चीज़ है ये आप याद रख सकते हैं, है ना। चलिए फटाफट हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। सबसे पहली बात परमानेंट सेटलमेंट का बात करते हैं हम लोग। चलिए उतना आपको याद नहीं है, लेकिन मुख्य मुख्य जो बात है केवल वो याद रख लीजिए, है ना। परमानेंट सेटलमेंट क्या था? परमानेंट सेटलमेंट में अंग्रेज ना चुना था किसको अपने टैक्स कलेक्ट करने के लिए? जमींदार और तालुकदार को, सॉरी राजा और तालुकदार को, और इन्हीं का नाम क्या दिया गया था? जमींदार दिया गया था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था राजा साहब और तालुकदार साहब आप जो है ना बिहार, बंगाल और उड़ीसा इन तीनों जगह के आप क्या हैं? जमींदार हैं। मतलब कि ज़मीन के आप क्या हैं? मालिक हैं। इस ज़मीन के आप क्या करेंगे? टैक्स लेंगे और वो टैक्स लाकर हमको देंगे। लेकिन कितना टैक्स देंगे हम पहले ही फिक्स कर दे रहे हैं, 10,000 20,000 अंग्रेज ना अपना टैक्स फिक्स कर देता था, इसीलिए उसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट, है ना। इसके जितना वो फिक्स करता था कि ज़मींदार साहब यानी कि राजा साहब और तालुकदार साहब हमको बस इतना पैसा ला के दे दीजिएगा, जो पैसा बचेगा वो आप अपने खेती में, लोगों के खेत में लगा दीजिएगा, और बाकी जो बचेगा अपना रख लीजिएगा, है ना। यही तो था हमारा परमानेंट सेटलमेंट, इसके अलावा कुछ था क्या? नहीं। लेकिन हाँ इसमें जो है ना करप्शन बहुत होता था, ज़मींदार लोग पैसा मार लेता था, जो कोई अंग्रेज को ठीक नहीं लगा। तो अब उसके बाद क्या लाया गया? महलवारी सेटलमेंट लाया गया। महलवारी सेटलमेंट में क्या था? यहाँ पे चार्ज जो है कलेक्ट करने का किसको दिया गया? कलेक्टर को दिया गया, क्योंकि कलेक्टर उसका खुद अपना आदमी होता था। अब भाई आदमी है तो लालच तो हर किसी के अंदर होता है, तो वहाँ पे भी हल्का फुल्का करप्शन हो ही जाता था, है ना। तो वो भी उसको अच्छा नहीं लगा, वो भी उसको अच्छा नहीं लगा। तो उसके बाद आया हमारा म्यूनरो सिस्टम यानी कि रतवाड़ी सिस्टम, जहाँ पे कि अंग्रेज खुद किसानों से मिलते थे और टैक्स कलेक्ट करते थे। अब करप्शन कहाँ पे होगा? ज़रा सा भी नहीं होगा, है ना। ये मेनली 3 पॉइंट था, समझ में आ गया बात? चलिए तो तीनों को आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि तीनों में से कोई ना एक तो एक पूछ ही लेता है। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल वाज नॉट वेल। अब आपको लग रहा होगा कि सर जब परमानेंट सेटलमेंट उन्होंने लाया उसके, हाँ हाँ, जब उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट लाया उसके बाद फिर जब वो महलवारी सेटलमेंट लाया और जब वो म्यूनरो सिस्टम ला दिया, तो अंग्रेज़ों का जो रेवेन्यू था अच्छा खासा आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। अंग्रेज़ अपना पैसा तो ले ही रहा था, टैक्स के रूप में पैसा वो अपना ले ही रहा था, लेकिन इसके पीछे लोगों को बहुत अलग अलग प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो वही लिखा हुआ है ऑल वाज नॉट वेल, हर कुछ ठीक नहीं था। क्या ठीक नहीं था इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में जानते हैं। यहाँ तक में कोई डाउट समझ में आ गया? तो तीनों जो सिस्टम था समझ में आ गया ना। चलिए तो मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।